Hello, students. Today we are going to study Indian polity of Lakshmikant, and we will cover different chapters. Chapter wise, we'll cover the whole book. Stay connected, and you'll get the notes of this complete book. Okay, so let's start. And one more thing, please keep making notes with yourself because it's a big book. If you have this book, you will know that it has multiple pages, multiple chapters divided into different sections, and you'll find that all the things are looking similar and all the things looks like that they are important. So please make notes of it and try to be precise with your notes. Don't write your whole content. We don't need to write the book again and again. We need to shortlist that what is important and what is not, and we need to comprise our data जो भी हमारे पास knowledge है, we need to cut it down. Okay, हमें उसे short में लिखना होता है. So let's start. We'll start with chapter 1. In today's class, we'll study about chapter 1, that is historical background. अब आप लोग बोलोगे political science में history कहाँ से आ गई? तो political science has also some history. हमारे जो laws बने, किस तरीके से बने, what kind of political background we had, इन सब चीजों को हम लोग इस chapter में cover करेंगे. And again, I am saying that please keep your notebook with you and start making notes. Okay. First, historical background. Everyone is well informed and well aware with this. अच्छा बहुत सारे लोगों को ये चीजें आती होंगी, so don't think that we know about this and we don't need to know this और हमें आगे skip करना है, इसको skip करके आगे jump करना है, तो please ऐसा मत करिए. Every small detail is important for you and there are many times that we left the small details and जब वो क्वेश्चन पेपर में हमें दिखता है तब हम लोग सोचते हैं अरे ये पढ़ा क्यों नहीं, पढ़ लेते तो अच्छा होता. तो that's why don't just rush, act smartly and let's start. सो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ब्रिटिश कंपनी थी जो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई थी, बट लेटर ऑन वी केम टू नो दैट इट कनक्वर्ड आवर होल इंडिया. सो ये पहुंचे थे इंडिया में 1600 में, ठीक है, एज अ ट्रेडिंग कंपनी. एज ए ट्रेडिंग कंपनी, एवरीवन नोज दिस, ठीक है. और इन्होंने बहुत टाइम तक इन्होंने ट्रेड किया, बट लेटर ऑन इन्होंने क्या करा, ये इंडिया पर कनक्वर करने लगे थे, इंडिया पे रूल करने लगे थे. इसके लिए इन्होंने क्या करा, ऑब्टेन्ड दीवानी राइट्स. दीवानी राइट्स क्या होता है कि उस टाइम पे ना इंडिया में जमींदार, तालुकदार, किंग्स एंड मिनिस्टर्स, ये सब चीजें होते थे. तो उस टाइम पे दीवानी राइट्स का मतलब था ऐसे लोग जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, ठीक है. तो सबसे पहले तो हमारी ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम शुरू करा एंड और सिविल जस्टिस में इन्होंने कदम रखा कि हाँ हम सोसाइटी को एक अच्छा बनाएंगे और हम लोग जस्टिस इस्टेब्लिश करेंगे. इस तरीके से ये लोग धीरे धीरे हमारी पॉलिटिकल जो हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था उसमें उन्होंने इस तरीके से एंटर किया. आपको पता ही है कि ये सब चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई थी. इट स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल, ठीक है. तो ये ऑलमोस्ट 1765 के आसपास उन्होंने दीवानी राइट्स को कनकोर करा. सबसे पहले बंगाल में, फिर दे मूव टू बिहार एंड उड़ीसा. इस तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे थे एंड इट स्टार्टेड एज अ टेरिटोरियल पावर. फिर आपको पता है कि धीरे उस टाइम अराउंड 1600 और 1765 द इंडियंस वर सो आई विल से फूलिश और मे बी बहुत ज्यादा भोले थे दैट वी couldn't अंडरस्टैंड द माइंड गेम ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड वी वर सो ट्रैप्ड एंड सो वी हैड सो मच ट्रस्ट ऑन ब्रिटिश इंडिया कि वो जो भी करते थे हम मान लेते थे. बट लेटर ऑन धीरे धीरे हमें ये चीजों का पता चला कि नो, दे आर ट्राइंग टू exploit us, they are trying to use our resources for themselves. तो हम लोग को जब पता चला तो फर्स्ट रिवॉल्ट जो हुआ था 1857 में, ठीक है. फर्स्ट रिवॉल्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट. इट हैज मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट, बट ये हिस्ट्री का पार्ट है, सो आई एम नॉट गोइंग to give detail about this in this video. We will stick to our topic. यही first rule है कि हम लोग अपने topic से भटकेंगे नहीं.
तो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस की मांग करी थी। ठीक है। एंड इसके कुछ टाइम के बाद आपको याद रखना है, एम एन रॉय जो थे उन्होंने सजेस्ट किया था हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अगर आपको नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एन असेंबली which helped us in writing or making our constitution। जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आज हम लोग चलते हैं, ये हमें एम एन रॉय ने सजेस्ट करा था। ठीक है, इन 1946। अगर हम लोग कंपनी रूल की बात करें कि ब्रिटिश इंडिया का रूल कितने टाइम तक रहा था, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका रूल कब से कब तक रहा था। तो 1773 से ऑलमोस्ट, अगर हम लोग प्रॉपर कंपनी रूल की बात करें तो 1858 तक, मतलब इट दे वर हियर एज अ कंपनी। ठीक है, उसके बाद दे स्टार्टेड लाइक, जैसे किंग्स नहीं होते हैं वैसे उन्होंने हम पे रूल स्टार्ट कर दिया था। अब कंपनी रूल्स क्या क्या थे, जब कंपनी हम पे रूल करती थी, जब ब्रिटिश इंडिया हम पे रूल करता था, तो उनके बहुत सारे रूल्स थे। फर्स्ट रूल विल स्टडी रेगुलेटिंग एक्ट। अब इन एक्ट्स को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि प्रीलिम्स में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। या तो वो लैंग्वेज में क्वेश्चन दे देंगे या ईयर पूछ लेंगे कि ये एक्ट कब आया था। तो फर्स्ट वन इज रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो शुरुआत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही चलती थी, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये रूल है, वो रूल है, उन्होंने ये सब चीज़ें बोला है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। पहले वो ट्रेड के लिए काम करते थे कि हाँ, हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस तरह का ट्रेड करने के लिए बोला है, ये टैक्स इकट्ठा, इतना टैक्स इकट्ठा करने के लिए बोला है। बट लेटर दे बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल। फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? दे बिकेम गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, धीरे 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 करके क्या हुआ? दे बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सेम पोस्ट बट द नेम was changed, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या रूल आया था कि सबसे पहले बोला गया कि गवर्नर ऑफ बंगाल बनेंगे, बट उसके कुछ टाइम के बाद ये एक्ट आ गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ और पोस्ट भी बताई गई थी। क्रिएशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, क्रिएशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें 4 मेंबर्स ज्वाइन होने थे। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें ये बताया गया था कि गवर्नर, स्टार्टिंग में मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं एंड यू गेट टू नो देम वेरी नाइसली। शुरुआत में कहा गया था कि गवर्नर ऑफ बंगाल बनेंगे, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसके साथ साथ क्रिएशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी हुआ था जिसमें 4 मेंबर्स को एक्ट किया गया था। बाद में क्रिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसी टाइम पे हुआ था। क्रिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। तो हमारा फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कब बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था? कैलकाटा में बनाया गया था। और किसके रूल में बनाया गया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल में बनाया गया था। इसमें कौन कौन थे? फर्स्ट सीजी, ठीक है, चीफ जस्टिस थे, और 3 अदर जजेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं, तो व्हाट विल बी योर आंसर? प्लीज कमेंट डाउन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट हाउ मेनी जजेस आर देयर इन आवर सुप्रीम कोर्ट एंड हु इज करंट सीजेआई। तो ये था हमारा फर्स्ट एक्ट जो हमने पढ़ा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसमें ये सब चीजें हुई थी। नेक्स्ट एक्ट हम लोग पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। सेकेंड एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब इस एक्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड हुई थी? फर्स्ट थिंग, डिस्टिंग्विश्ड कमर्शियल प्लस पॉलिटिकल फंक्शंस,
इसके अलावा कमर्शियल अफेयर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पॉलिटिकल अफेयर्स, सो इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। इस टाइम पे जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इनडायरेक्टली ब्रिटिश जो था उन्होंने पूरा का पूरा पोजेशन ले लिया था इंडिया का। इन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया था कमर्शियल को, पॉलिटिकल फंक्शंस में इन्होंने इनरोल कर लिया था, कमर्शियल अफेयर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सब चीजें इन्होंने अपनी तरफ से बना ली थी। इवन दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग पॉलिटिकल अफेयर्स। थर्ड वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट दिस, और ये आपने पढ़ा भी होगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। It is very, very important. चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये आपका फाइनल स्टेप था, नॉट योर्स, ये ब्रिटिश का एक फाइनल स्टेप था टुवर्ड्स कंसोलिडेशन। इसमें क्या क्या हुआ था? इसमें इन्होंने हमारा जो सिविल था उस पर कब्जा किया, मिलिट्री पर कब्जा किया, एंड देन लेजिस्लेटिव पावर्स, इन तीन चीजों को उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया था एट द टाइम ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सबसे पहले उन्होंने सिविल, सिविल से हमारी सोसाइटी का मतलब है कि हमारी सोसाइटी में क्या क्या चीजें हो रही थी, क्या क्या रूल्स थे हमारी सोसाइटी के। दे चेंज, दे मेड, दे कंट्रोल द रूल्स ऑफ आवर सोसाइटी। दे हैड overall control of our military, and they also captured our legislative powers. There are different charter acts जो बहुत ज़्यादा important रहे, जैसे Charter Act of 1833. Next one is Charter Act of 1853. Charter Act of 1853. तो इस टाइम पे क्या हुआ था? फर्स्ट टाइम सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, जो अभी आज के टाइम पे जब भी हम लोग पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ये दोनों अलग अलग फंक्शंस है, बट ये फर्स्ट टाइम कब किया गया था? 1853 में किया गया था कि लेजिस्लेचर अलग काम करेगा और एग्जीक्यूटिव अलग काम करेगा। एक तरीके से हमने इस टाइम पे मिनी पार्लियामेंट भी बनाया था 1853 में। वी मेड, नॉट वी, ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड mini parliament and separation of legislative and executive functions. I hope my writing is clear to you. अब ये था हमारा कंपनी रूल की, अभी तक कंपनी रूल कर रही थी हम पे, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। लेकिन 1853 के बाद, कुछ टाइम के बाद, क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। मतलब ब्रिटिश में बैठे हुए, मतलब इंग्लैंड में बैठी हुई क्वीन हम पे रूल करने लगी थी थ्रू देयर कंपनी। सो नाउ स्टार्टेड द क्राउन रूल। अभी तक हमने पढ़ा था कंपनी रूल की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे हम पे रूल किया जा रहा था, बट नाउ 1858 से 1947 तक we had crown rule in which the queen was directly controlling us through their company. अब इस टाइम पे भी काफी सारे एक्ट्स बने थे, जैसे फर्स्ट एक्ट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। They considered themselves government of India in 1858. अब इस टाइम पे नो मोर ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नीडेड। इस टाइम पे वी ऑल वर क्लियर कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जरूरत नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ मास्क ऑफ ब्रिटिशर्स टू कंट्रोल अस, टू हैव पोजेशन ऑफ अस। तो अब वो मास्क हट चुका था इन 1858, एंड द ऑल पावर एंड आवर ऑल टेरिटरी गॉन अंडर ब्रिटिश क्राउन। टेरिटरीज, powers were gone to crown। और इस टाइम पे वॉइसराय बना दिए गए थे। इसके अलावा और भी चीजें थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स बनाए गए थे। वी हैड डिफरेंट स्टेट्स, एंड फॉर डिफरेंट स्टेट्स देयर वर डिफरेंट सेक्रेटरीज।
एंड 15 मेंबर काउंसिल था जो इनको एडवाइस देता था, सेक्रेटरीज को। 15 member of council which was considered as advisory body. So this happened in the first Government of India Act of 1858. Next is Indian Council Act. Next we'll study Indian Council Act. इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आया था एंड इसमें क्या हुआ था, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन फॉर इंडिया बनाया गया था। जो इंडियंस थे दे वर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द आईएलसी। ठीक है, मतलब कि पहले तो सिर्फ जो ब्रिटिशर्स थे वो कंट्रोल कर रहे थे, बट अब धीरे धीरे जो इंडियंस थे उनको भी थोड़ा इन्वॉल्व किया गया। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी को समझना था, दे नीडेड आवर सोसाइटीज कस्टम्स और एंड डिफरेंट ट्रेडिशंस। तो उन्हें समझाने के लिए तो किसी इंडियन की जरूरत थी, सो दे कंसिडर्ड इंडियन एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द आईएलसी, बट सिर्फ कुछ को। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन फॉर इंडिया एंड Indians were non-official in the ILC. इसके अलावा the reversal of process of decentralization of legislative powers, establishment of new legislators, portfolio system भी आ गया था इस टाइम पे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड भी यही था, यहीं से स्टार्ट हो गया था अराउंड 1859 में। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लॉर्ड कैनिंग वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड इस टाइम पे वॉइस रॉय वाला सिस्टम भी स्टार्ट हो चुका था। तो 1859 में लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट वन इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसमें लोगों का साइज बढ़ा दिया गया। थर्ड इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। अब कौन सा लोगों का साइज बढ़ा दिया गया? दिस वन इज इम्पोर्टेंट। तो स्टार्टिंग में आईएलसी में जो लोग थे वो सिर्फ 16 थे, लेकिन अब कितने कर दिए गए थे? 60 कर दिए गए थे। 16 से बढ़ा के लोगों को 60 कर दिया गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस जो हैं वो पार्ट ले सके एंड उनको ऐसा फील ना हो दैट कि हम गुलाम हैं, एक तरीके से हमें धोखा देने की कोशिश। एंड next one is Government of Indian Act 1919. Again, very, very important. Fourth one, Government of India Act 1919. This one is very, very important क्योंकि इस टाइम पे सेपरेट लिस्ट आ गई थी सेंट्रल और प्रोविंशियल की। ये सेंटर को और प्रोविंशियल एरियाज को सेपरेट कर दिया जाए। प्रोविंशियल उस टाइम पे रजवाड़े थे जो जहाँ पे राजा राज करते थे, देवर। तो सेपरेट लिस्ट आ गई थी of center and provincial। अब अगर बात करें कि प्रोविंशियल में क्या क्या चीजें थी, तो इसमें एक रिजर्व्ड गवर्नर होते थे, ठीक है, एंड एक ट्रांसफर्ड गवर्नर होते थे। अब रिजर्व्ड गवर्नर जो होते थे उनके पास कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी, बट जो ट्रांसफर्ड गवर्नर होते थे उनके पास हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। नेक्स्ट, इस टाइम पे बाई कैमरलिज्म का भी सिस्टम हमने अपना लिया था, अंग्रेजों ने ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करी थी। बाई कैमरलिज्म इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, जिसमें हमारे में स्टेट के पास द स्टेट आल्सो हैड सम पावर्स एंड सेंटर आल्सो हैड सम पावर्स, बट द सेंटर इज मोर पावरफुल एज compared to state. And we also introduced elections at this time. हाँ, अगर आपको लग रहा होगा कि इलेक्शंस तो 1951 में हुआ था फर्स्ट टाइम, बट नो,
स्टार्टिंग में इलेक्शंस होते थे, बट इट वाज नॉट बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इट वाज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी। जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होती थी वो वोट कर सकता था, जिसके पास ज़्यादा एजुकेशन होती थी वो वोट कर सकता था, एंड women's वर नॉट अलाउड टू वोट। इसके अलावा और भी चीज़ें इस टाइम पे इंट्रोड्यूस्ड हुई थी, जैसे हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, एंड देन पब्लिक सर्विस कमीशंस, एंड बजट सिस्टम, सेपरेट बजट फॉर सेंटर एंड प्रोविंस। तो आप इन चीज़ों से वो कर सकते हो कि ये चीज़ें आज भी इंडिया में चल रही हैं, ठीक है। बाई कैमरलिज्म, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, पब्लिक सर्विस कमीशन, सेपरेट बजट फॉर सेंटर एंड प्रोविंस, ये चीज़ें आज भी इंडिया में कहीं ना कहीं चल रही हैं। अब नेक्स्ट वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने बहुत बार पढ़ रखा है, दैट इज साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में सबको पता है, दैट बिकॉज एवरीवन हर्ड दैट स्लोगन गो साइमन गो। तो साइमन कमीशन वाज अ कमीशन ऑफ 7 मेंबर्स जो इंडिया में डायरकी को खत्म करने के लिए आई थी, कि हाँ इंडिया में ये राजा नहीं होने चाहिए, एंड देयर शुड बी फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आई थी, बट इंडियंस अपोज्ड इट, ठीक है। तो साइमन कमीशन वाज नॉट अ बिग डील, बहुत सारे इंडियंस ने इसको अपोज किया था। एंड लास्ट एक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसमें क्या हुआ था, इंडिया बिकेम ए सोवरेन स्टेट। सोवरेन मतलब वी बिकेम कंप्लीटली फ्रीडम। पार्टीशन हुआ, पार्टीशन वाज अप्रूव्ड, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 3 parts, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया। एंड इस टाइम पे princely states were given choice that either they can choose India or they can choose Pakistan, or they can be independent depending on their location. And the different titles were abolished at this time. So these were the notes for your first chapter of Lakshmi Kant, in which we discussed different important acts which were implemented during the British rule. And it is important because it shapes our constitution, it shapes our many things. Still, there are many things which are used or which are still implemented in India, such as that Public Service Commission and many different things. You can correlate with yourself. And I hope these are helpful to you. ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछता है इसमें? Let me clear that either they can ask you year or what were the things proposed at this time, and if there is any other things you want, then you can comment down. Soon I'll be sharing the list of viceroys and governor generals during the British India, because it is a very important list which could be asked in any kind of exams and it will be beneficial to you. I hope this video is helpful to you. Stay connected and please like, share and subscribe, because it will boost my confidence to make another videos. Thank you. See you in next video.